शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर के हम भूगोल वाले हिस्से में मैप के साथ में। मैप के अंतर्गत हम देख रहे थे सिंधु की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। दो रिवर का मैप हम देख चुके हैं। पहली रिवर हमने देखे थे झेलम और दूसरी थी हमारी चिनाब। ये पहली झेलम हो गई, दूसरी चिनाब हो गई। इसके बाद हम आगे चढ़ते हैं और देख लेते हैं रावी नदी के बारे में। तो ये देख रहे हैं हम जम्मू कश्मीर वाला एरिया है। चिनाब के जस्ट नीचे, चेनाब के जस्ट नीचे से आप देखेंगे यहीं से रावी नदी का उद्गम स्रोत है। रावी फिर आगे चल कर के पाकिस्तान में एक जगह है जहाँ पर चेनाब नदी से मिलती है। रावी नदी का जो पुराना नाम पुरुषणी है। इस नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश वाले एरिया की यदि हम बात करें तो यहाँ पर कुल्लू की पहाड़ियाँ हैं और यहीं पर रोहतांग दर्रा पड़ता है। इसी के किनारे से ये नदी निकली है। जब ये नदी पाकिस्तान में जाती है तो पाकिस्तान में सराय सिंधु जगह है, इसी के किनारे में ये चिनाब नदी से जा कर के मिलती है। टोटल इसकी लेंथ की यदि हम बात करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है इसकी 725 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश से ये नदी निकली है। हिमाचल प्रदेश के अलावा जम्मू कश्मीर, पंजाब होते हुए पाकिस्तान में भी बहती है। रावी नदी की कई सारी सहायक नदियां हैं। इसके अलावा इसके ऊपर हमने कई सारी जल विद्युत परियोजनाएं बनाई हैं जिनसे हम बिजली का उत्पादन करते हैं। तो जो रावी नदी है धौलाधार पर्वत श्रृंखला के बड़ा भंगाल क्षेत्र के बादल और तांतगिरी नामक दो हिमखंडों के संयुक्त होने से गहरी खड्ड के रूप में निकलती। पूरे यदि इसके इतिहास को, भौगोलिक स्वरूप को यदि हम देखें तो गहरी खड्ड के रूप में ये निकली है। इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं जैसे कि बलजेड़ी, बैरा, तुंदा, ओबड़ी, खड्ड। ये नदी चंबा जिले के खैरी नामक स्थान से हिमाचल प्रदेश से निकलकर जम्मू में एंटर करती है। कहाँ जाती है ये? सीधे जम्मू में एंटर करती है। जम्मू में बहती हुई नदी पंजाब राज्य में प्रवेश करती है। पंजाब से होते हुए रावी नदी पाकिस्तान में फिर एंटर कर जाती है। और पाकिस्तान का जो झांग जिला है यहाँ पर रावी नदी चिनाब नदी में समाहित हो जाती है। रावी नदी की लंबाई हम एवरेज देखे थे लगभग 720 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश में इसकी जो लंबाई है वो है 158 किलोमीटर। इस नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो है 5451 किलोमीटर। रावी रिवर के ऊपर में जैसे कि हम बात किए थे कि कई सारी बिजली बनाने वाली परियोजनाएं चल रही हैं। इसमें है होली परियोजना, चमेरा फर्स्ट सेकेंड, इसके अलावा बैरा स्यूल परियोजना, हड़सर परियोजना, भरमौर परियोजना, बुधिल परियोजना, हिब्रा चमेरा थर्ड, मन छैत्री परियोजना, दियोंथल चांजू परियोजना, फिर चांजू 3 आई। ये सारी परियोजनाएं यहाँ पर चल रही हैं रावी और रावी की सहायक नदियों के ऊपर, ताकि पीने का पानी अवेलेबल कराया जा सके, सिंचाई के लिए पानी अवेलेबल कराया जा सके। इसके साथ साथ में बिजली के उत्पादन के लिए भी ये सारी परियोजनाएं, बांध वगैरह बनाए गए हैं। इसके बाद पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं द हिंदू की। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है धर्म परिवर्तन को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट का कहना है यदि धर्म परिवर्तन लोभ लालच करके कराया जा रहा है तो ये बिल्कुल भी सहन नहीं होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकार को कि आप जल्दी से जल्दी कदम उठाइए, कैसे भी करके इसका सॉल्यूशन निकाल कर लेके आइए। ऑलरेडी राज्य सरकारें बहुत सारे नियम कानून बना चुकी हैं, जैसे कि कल हमने या कल या परसों में डिस्कशन किया था कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार से कानून लेकर के आया है वहाँ की सरकार ने धर्मांतरण को लेकर के। यदि कोई लड़का, मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी कर रहा है, ठीक है, शादी करने के बाद उसको यदि धमका करके, बहला फुसला करके, लोभ लालच करके उसका धर्म परिवर्तन करा देता है तो अब ये एक कानूनी अपराध है। इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। जेल की सजा हो सकती है, इसके साथ साथ में आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। बेंच का कहना है कि हम एग्जामिन करेंगे, ठीक है, ये जो रिलीजियस कन्वर्जन किया जा रहा है उसका क्या इंटेंशन है। क्योंकि ये जो रिलीजियस कन्वर्जन है यदि एल्योरमेंट के द्वारा, प्रलोभन दे करके
जैसे कि फूड ऑफ़र करना, मेडिसिन देना, ट्रीटमेंट हम अच्छा दिलाएंगे आपको। पर्पस ऑफ चैरिटी शुड नॉट बी कन्वर्जन, ये सारे पर्पस किसी भी चैरिटी के नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मंडे के दिन कहा है जो चैरिटी है, एक्ट ऑफ चैरिटी या फिर गुड वर्क टू हेल्प ए कम्युनिटी और द पुअर शुड नॉट क्लोक एन इंटेंशन टू कन्वर्ट देम रिलीजियसली पे बैक। कोई चैरिटी चल रही है, अब चैरिटी आप चला रहे हो तो आप लोगों की मदद कर रहे हो, गरीब लोगों की मदद कर रहे हो, तो उसका ये इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि आप उस गरीब व्यक्ति की मदद करके उसका आप धर्म परिवर्तित कर दो। एक बेंच है जिसको लीड कर रहे थे जस्टिस M.R. शाह, उन्होंने कहा है कि कन्वर्जन जिसका बेस क्या होता है, वॉलंटरली फेल्ट बिलीव इन द डाइटी। अब ये वॉलंटरी बेस पे रहता है कि मैं विश्वास करूं या नहीं करूं, किस पे मुझे विश्वास करना है। अलग अलग फैक्ट हो सकते हैं लोगों के, डिफरेंट फ्रॉम बिलीफ गेन थ्रू अल्यूरमेंट। लेकिन ये वाला विश्वास और एक वो वाला विश्वास जो लोभ लालच से पैदा किया गया है, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। तो हम जो है इसको एग्जामिन करेंगे कि जो धर्मांतरण किया जा रहा, रिलीजियस कन्वर्जन किया जा रहा, उसके पीछे आखिर इंटेंशन क्या है। जो कि कुछ प्रलोभन दिए जाते हैं, जैसे कि फूड का ऑफ़र दिया जाता है, मेडिसिन्स का ऑफ़र दिया जाता है, ट्रीटमेंट का ऑफ़र दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ों का हम अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं चुनाव में क्या प्रेडिक्शन सामने आ रहा है। गुजरात ही में हाल ही में वोटिंग हुई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की वोटिंग की यदि हम बात कर लें तो गुजरात में तो बीजेपी जीत रही है, ऐसा प्रेडिक्शन आ रहा है। ये यहाँ पर एग्जिट पोल बताए गए हैं, कौन कौन से लोगों ने क्या क्या की तरफ से क्या क्या ओपिनियन आ रहा है। इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया की तरफ से क्या कहा गया है, टुडेज चाणक्य ने क्या कहा है, एबीपी न्यूज़ सी वोटर की तरफ से क्या एग्जिट पोल आ रहा है। तो इंडिया टुडे की तरफ से कहा गया है बीजेपी लेकर के आएगी 129 से 151 सीट। आईएनसी प्लस कितनी वोट लाएगी, 16 से 30। आम आदमी पार्टी 9 से 21 और अदर जो है 2 से 6। टुडेज चाणक्य कहता है 150 से प्लस माइनस 10-11 भी हो सकता है। और आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस 19 प्लस माइनस 9 और आम आदमी पार्टी 11 प्लस माइनस 7 हो सकता है। एबीपी की तरफ से कहा गया है बीजेपी ला सकती है 128 से 140 सीट और कांग्रेस ला सकती है 31 से 43 और आम आदमी पार्टी को मिलेगा 3 से 11। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इंडिया टुडे की तरफ से देखा जाए तो कांग्रेस का पलड़ा भारी है, बीजेपी का 24 से 34। टुडेज चाणक्य कह रहा 33 प्लस माइनस 7, मतलब टुडेज चाणक्य कहना है कि दोनों में बहुत एकदम बराबरी का मुकाबला है। एबीपी न्यूज़ कह रहा है कि बीजेपी को ज़्यादा और कांग्रेस को कम। वहीं आम आदमी पार्टी को सब लोग 0-0 दिए हैं, मतलब आम आदमी पार्टी उतना ज़्यादा सक्सेस इस बार नहीं हो पाएगी विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है यहाँ पर। इसके अलावा इंडिया जर्मनी के बीच में जो माइग्रेशन से संबंधित एग्रीमेंट हुआ है, इससे रिलेटेड एक न्यूज़ आई है। इंडिया जर्मनी के बीच में माइग्रेशन एग्रीमेंट को लेकर के कुछ बातचीत चल रही हैं। इसके साथ साथ में जयशंकर ने डिफेंड किया है रसियन ऑयल परचेज का। अब चूंकि जो जर्मनी है ये क्या है, यूरोपियन कंट्री का ज़्यादा सपोर्ट करता है, अमेरिका के हिसाब से ज़्यादा ही लोग चलते हैं। इंडिया का जो कंजप्शन है रसियन ऑयल का इज़ जस्ट 1/6 ऑफ यूरोपियन कंजप्शन। यूरोपियन यूनियन यदि 100 हिस्सा ले रहा है तो उसका 1/6 हिस्सा ही इंडिया खरीद रहा है, ऐसा हमारा कहना है। किससे, अभी ये जो आए हैं। एंड शुड नॉट बी कंपेयर्ड अनफेवरेबली, और सरकार कह रही हमारी आप ये सब तुलना जो है अनफेवरेबली मत करिए। जब उनकी जो जर्मन फॉरेन मिनिस्टर हैं एनिलीना बेरोक के साथ में बातचीत चल रही थी, तब उन्होंने ऐसा अपना स्टेटमेंट दिया था। तो इसके अलावा देखिए, ऑयल प्राइस कैप की लॉन्चिंग की गई थी यूरोपियन यूनियन के द्वारा।
प्लान बाय द G7 एंड यूरोपियन यूनियन कंट्रीज कि हम प्राइस कैप लगा रहे हैं यदि रसिया से खरीद रहे हैं तो टू विथड्रा शिपिंग एंड इंश्योरेंस सर्विस टू कंट्रीज दैट बाय रशियन ऑयल अबव द प्राइस ऑफ 60 बैरल डॉलर। इस स्कीम के अंदर क्या क्या किया गया था कि जो शिपिंग है, शिपिंग का काम, इसके साथ साथ में इंश्योरेंस सर्विस का काम, ऐसी कंट्रीज़ को ये कहा गया जो कि रशियन ऑयल को ख़रीद रही हैं, किसके ऊपर, $60 बैरल के ऊपर, एक बैरल जिसकी कीमत $60 के ऊपर है। तो उनको क्या कह रहा है, आप जो शिपिंग का काम आपका चल रहा है, इंश्योरेंस का काम जो चल रहा है, उसको आप वापस ले लीजिए। ये कैप लगाने का इनका यही उद्देश्य था। तो यूक्रेन वार के चलते चलते यूरोपियन कंट्रीज़ ने इंपोर्ट किया है मोर रशियन फ्यूल देन नेक्स्ट 10 कंट्रीज कंबाइंड। मतलब 10 यदि अदर देशों की बात कर लें और यूरोपियन यूनियन की यदि हम बात कर लें तो सबसे ज़्यादा किसने ख़रीदा है, आप समझ लीजिए यूरोपियन यूनियन की तरफ से ही ख़रीदा गया है। इसके बाद सबसे लास्ट में क्या हुआ, बातचीत के एंड में इंडिया और जर्मनी ने साइन किया है एक कम्प्रहेंसिव पार्टनरशिप। कम्प्रहेंसिव का मतलब होता है विस्तृत, पार्टनरशिप ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। दो चीज़ के ऊपर यहाँ पर सिग्नेचर किए गए हैं, माइग्रेशन और मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब ये है इंडियन स्टूडेंट या फिर इंडियन जो लोग हैं जर्मनी आएंगे जाएंगे तो उसको मोबिलिटी, वो जो मोबिलिटी है उसको ज़्यादा आसान बनाया गया है। इससे क्या होगा, जो ट्रैवल है उसको आसान बनाया जाएगा, रिसर्च, स्टडी एंड वर्क फॉर पीपुल इन बोथ कंट्रीज। तो ना केवल एक देश बल्कि दोनों देशों के लिए काम किया जाएगा। इसके साथ साथ में दोनों ही तरफ से उनका कहना है कुछ बातचीत इन्होंने आयोजित करी बायलैटरल इशू को लेकर के। इसमें इंक्लूड है जर्मनी की असिस्टेंट, किसको, इंडिया को। जर्मनी इंडिया को रिन्यूएबल एनर्जी में कुछ मदद प्रोवाइड करेगा, एनर्जी ट्रांजिशन में मदद करेगा, एज वेल एज इंटरनेशनल इशू जैसे कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। इसके साथ साथ में बातचीत हुई थी चाइना, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के ऊपर। ये मेन इनके फोकस के मुद्दे रहे थे। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं, एक डिफेमेशन से संबंधित न्यूज़ आई है। डिफेमेशन का मतलब होता है मानहानि, हिंदी में हम इसको मानहानि बोलते हैं। मानहानि का मतलब होता है, पहले हमें इसको समझना पड़ेगा, जब किसी इंसान के खिलाफ कुछ ऐसा बोला या लिखा या आरोप लगाया जाता है जिसका इरादा नुकसान पहुंचाना है, तो ऐसे मामले मानहानि के दायरे में आते हैं। माना जाता है कि ऐसा उसे बदनाम करने के लिए किया गया है, जैसे किसी मृत इंसान पर कुछ भी आरोपित करना मानहानि के बराबर हो सकता है। अगर शख्स जीवित है और आरोप उसके परिवार या अन्य निकट संबंधियों की भावनाओं को भी आहत कर रहा है तो भी मानहानि की शिकायत आप दर्ज कर सकते हैं। मानहानि को लेकर के हमारे देश में कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, इसके लिए आईपीसी की धारा 499 और 500 है। यहाँ पर किसी भी इंसान की इज्जत और प्रतिष्ठा को सुरक्षा देता है हमारा संविधान, हमारा देश का कानून। सेक्शन 499 में साफ तौर पर यह बताया गया है कि कब और किन हालातों में मानहानि का दावा किया जा सकता है, और धारा 500 में उसकी सजा के बारे में लिखा गया है। इसके साथ साथ में मानहानि की राशि तय कैसे होगी। अगर आपके मान की हानि हुई है तो आप जितना चाहें तो उतनी मानहानि की राशि क्लेम कर सकते हैं। आपको कितनी राशि मिलेगी ये कई बात पर डिपेंड करती है, जैसे जिस पर आरोप लगाया गया है उसकी हैसियत कितनी है, दोनों पक्षों के बीच क्या बात हुई थी, क्या वो मामला मानहानि का बन रहा है या नहीं बन रहा है, और सबूत भी देखा जाता है इसके लिए। तो देखिए, कोई भी ऐसा मामला बना है या नहीं बना है मानहानि का, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है मामले से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज के साथ लिखित शिकायत को कोर्ट में दाखिल किया जाता है। कोर्ट इस बात की जांच करता है, शिकायत यदि सही मिली आरोपी को कोर्ट में पेश होने को कहा जाएगा। इसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। ये तो थी सिंपल प्रोसेस कि आखिर कैसे करके ये सब होता है, मानहानि का केस दर्ज किया जाता है।
न्यूज़ की यदि हम बात करें तो डिफेमेशन केस जो 2018 में दर्ज किया गया था उसकी सुनवाई अभी तक चल रही है। तो बात वही है, राहुल गांधी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच की ये बातचीत है। इसको लेकर के राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को कुछ बोल दिया होगा, तो बीजेपी को बुरा लग गया। तो बीजेपी की जो लीडर है महेश श्रीमल, इन्होंने 2018 में केस दायर कर लिया था और उसी की सुनवाई अभी तक चल रही है। तो इनकी जो एंट्रीम रिलीफ है इनको ग्रांट की गई थी राहुल गांधी को, कब तक? 23 जनवरी 2023 तक इनको एक्सटेंड कर दिया गया था। वहीं यदि हम एडिटोरियल वाले पेज की तरफ चलें तो एडिटोरियल में दो मेन एडिटोरियल यहाँ पर निकल के सामने आते हैं। एक आता है EWS कोटा को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसको सरकार ने 10% का आरक्षण दी है जनरल कैटेगरी वाले लोगों को। दूसरा एडिटोरियल आता है पेरोल एंड फरलॉग से रिलेटेड, मतलब कि यदि कोई कैदी जेल में है, उसको किसी की शादी अटेंड करना, उसकी फैमिली में किसी मेंबर की डेथ हो गई है, तो क्या कानून के हिसाब से उसको छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसको लेकर के दो आर्टिकल यहाँ पर छपे हैं। थोड़ा सा हम देख लेते हैं EWS कोटा को। कुल मिलाकर के यहाँ पर जो राइटर है वो EWS कोटा का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो डिसीजन दिया गया है वो एकदम सही है। उनका ये भी कहना है कि जो लोग अभी रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं वो चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी को भी रिजर्वेशन मिले। वहीं ये रिजर्वेशन पाने वाले लोगों को ये नहीं पता है कि इनके चलते चलते बाकी के जो कैटेगरी के गरीब लोग हैं, जनरल कैटेगरी के गरीब लोग हैं, वो लाभ से वंचित रह गए हैं, वो पिछड़े के पिछड़े ही रह गए हैं। मतलब कि जो रिजर्वेशन पा रहे हैं वो लोग विरोध कर रहे हैं इस 10% रिजर्वेशन कोटा का। दूसरे नंबर की बात, लोगों को ये भय था कि यदि 10% का आरक्षण सरकार जनरल कैटेगरी को दे देगी तो हमारी सीटें खा जाएंगे ये लोग। तो राइटर यहाँ कह रहे हैं कि ये जो 10% का आरक्षण है ना, एडिशनल में है, आपको जितना मिलना है वो तो आपको मिलेगा ही, प्लस सरकार उसमें 10% जोड़ रही है, वो जनरल कैटेगरी को दे रही है। इस प्रकार से बातें यहाँ पर बताई जाती हैं कि यहाँ पर रिजर्वेशन को कम नहीं किया गया है, ना ही किसी की सीटें छीनी जाएंगी। तो इस प्रकार की बातें यहाँ पर बताया जाता है। और इसके बाद वाली जो एडिटोरियल है वो जेल में रहते हुए किसे छुट्टी मिलेगी, कितने दिन की छुट्टी मिलेगी। तो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि देखिए, दो केसेस हमको दिखाई दिए न्यूज़ में। पहला था गुरमीत राम रहीम सिंह का। इसको क्या है, 20 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया था। इसने अपनी 2 शिष्याओं का रेप किया था। इसको जेल से रिहाई मिली, कुछ दिन की छुट्टी मिली। अब ये छुट्टी में जाकर के क्या काम कर रहा है, ऑनलाइन सत्संग कंडक्ट करा रहा है। ये 40 दिन की पैरोल में था, मतलब कि छुट्टी में था अक्टूबर के महीने में। दूसरी जो न्यूज़ आई थी वो एस नलिनी से रिलेटेड आई थी, जो कि अपराधी थी। अपराधी है किसकी? राजीव गांधी असैसिनेशन केस का। Who was serving life imprisonment was given several extension of parole from दिसंबर 2021 से ही। राइटर का यहाँ पर कहना है अलग अलग स्टेट में अलग अलग पेरोल से रिलेटेड नियम कानून बनाए गए हैं। हमारे देश में जो कानून चलता है वो है प्रिजन एक्ट 1894 का एंड प्रिजनर्स एक्ट 1900 का। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार से शामिल नहीं किया गया है एनी स्पेसिफिक प्रोविज़न जो कि संबंध रखते हैं पेरोल से एंड फरलॉग से। फिर भी जो सेक्शन 59 ऑफ द प्रिजन्स एक्ट है वो क्या कह रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो कुछ नियम कानून बना सकती है। इससे वो जो उनकी जो सेंटेंसेस है उसको कम किया जा सकता है एंड फॉर रिवार्ड फॉर गुड कंडक्ट। पहली बात तो ये है सज़ा थोड़ी बहुत वो कम कर सकते हैं। दूसरी बात ये है वो यदि अच्छे काम कर रहे हैं तभी जा कर के ये उनको रिवार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ में उनकी अपराध की प्रवृत्ति को भी देखते हैं कि नहीं, यदि इसको हम छुट्टी में भेज रहे हैं तो ये किसी को नुकसान न पहुंचाए। उसकी अपराध की प्रवृत्ति देखी जाती है कि वो उसने कितना
घृणित अपराध किया है, तब जा कर के उसको पेरोल या फिर लीव दी जाती है। अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की बात करें विदाउट मेंशनिंग द टर्म पेरोल और फरलॉग और लीव, या उत्तर प्रदेश में केवल सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का उल्लेख किया गया है। ये काम गवर्नमेंट करेगी जनरली अप टू 1 मंथ। ये सस्पेंशन हो सकती है 1 महीना की। However, the period of suspension may be exceed even 12 month with prior approval of governor। आप गवर्नर की अप्रूवल के बिना भी सस्पेंशन को आप बढ़ा सकते हैं 12 महीने का। महाराष्ट्र में रूल अलग है। महाराष्ट्र में कहा जाता है कि महाराष्ट्र के जो रूल हैं वो परमिट करते हैं रिलीज ऑफ ए कन्विक्ट को ऑन फरलॉग फॉर 21 से लेकर के 28 डेज। इसमें उसको कितने साल की सज़ा मिली है उसके हिसाब से ही ये तय होता है कि कितने दिन की हम आपको लीव देंगे। वहीं यदि इमरजेंसी पेरोल की बात करें तो उसको 14 दिन की दी जाती है एंड ऑन रेगुलर पेरोल 45 से 60 दिन की दी जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेगुलर कानून बनाए गए हैं। तो राइटर कहते हैं कि देखिए, यदि हम इस प्रकार से अलग अलग स्टेट के अलग अलग कानून रहेंगे तो जो कैदी है ना, उनको उनके अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। हो सकता है ये जो कानून आया है इसका मिसयूज़ किया जाए जेल प्रशासन के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, फिर जो कैदी है वो खुद बहुत बड़ी पहुंच वाला है तो वो भी इसका मिसयूज़ कर सकता है। इसलिए ये चाहते हैं कि इसका जो है इस नियम कानून में यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। इसके अलावा हमें यहाँ पर इस आर्टिकल से कुछ जानकारी मिलती है, जैसे कि फरलॉग से रिलेटेड पेरोल क्या होती है, इमरजेंसी पेरोल लीव क्या होती है। तो जो फरलॉग होती है इसको कंसिडर करते हैं हम एज ए इंसेंटिव फॉर गुड कंडक्ट। जेल में रह रहा कैदी, उसके आचार विचार को देखा जाता है, उसके कामकाज को देखा जाता है, इसके बाद रिव्यू करने के बाद उसके कंडक्ट कैसे हैं, ठीक है, एंड इज काउंटेड एज ए सेंटेंस सर्व, और उसमें काउंट किया जाता है कि कितने साल की उसको सजा हुई है, ठीक है। तो उसके लिए उसको कुछ इंसेंटिवाइज, उसकी जेल की टर्म में कुछ इंसेंटिवाइज प्रोवाइड किया जाता है कि चलो हम आपको इतने दिन की छूट दे सकते। वहीं पेरोल की यदि हम बात करें जिसको लीव बोलते हैं, इसके अंतर्गत क्या है, जो सेंटेंस है उसका सस्पेंशन किया जाता है कुछ टाइम के लिए। और इमरजेंसी पेरोल या लीव किसको बोलेंगे, ये तब दी जाती है फॉर स्पेसिफाइड इमरजेंसी की कंडीशन में, जैसे कि अपने रिलेटिव की डेथ हो गई है, सीरियस इलनेस है, या फिर शादी है मेरी फैमिली में किसी की, तो उस टाइम में आपको जाने दिया जाएगा। वहीं यदि देखा जाए मोस्ट ऑफ स्टेट कंसिडर करते हैं ओनली क्लोज रिलेटिव, ये छुट्टी भी आपको क्लोज रिलेटिव को दी जाएगी। ऐसा नहीं कि आपका कोई दोस्त है आपके दूर की कोई रिश्तेदार है तब आपको ये सुविधा दी जा रही। यहाँ पर आपकी पत्नी हो सकती है, पेरेंट हो सकते हैं, सन, डॉटर, ब्रदर एंड सिस्टर एज ए क्लोज फैमिली। केरल के यहाँ सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर मोर देन 24 रिलेटिव्स हैं इन केस ऑफ डेथ एंड 10 हैं इन केस ऑफ मैरिज। मतलब केरल में जो जेल के कैदी हैं उनको ज़्यादा लाभ मिलता है। वहीं यदि ये जो रेगुलर पेरोल और लीव की यदि हम बात करें, वो ग्रांट किया जाता है आफ्टर सर्विंग मिनिमम सेंटेंस। जैसे 10-15 साल की 20-25 साल की आपको सज़ा हुई है, 1 साल के लेकर के 4 साल तक मिनिमम आपको इतनी सज़ा तो काटना पड़ेगा, तब जा कर के आपको रेगुलर पेरोल या फिर लीव दी जाएगी। कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जिसमें इंक्लूड है अदर फैमिलियल एंड सोशल ऑब्लिगेशन such as sowing or harvesting of agriculture crops, essential repair of house and settling family disputes। कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जिनमें देखिए कुछ काम के हिसाब से भी आपको थोड़ा छूट मिल जाती है। इसके अलावा ऑर्डिनरी लीव की यदि हम बात करें तो केरला, ए कन्विक्ट बिकम्स एलिजिबल फॉर ऑर्डिनरी लीव आफ्टर सर्विंग 1/3 ऑफ ईयर इन प्रिजन इफ ही इज सेंटेंस फॉर 1 ईयर।
तो इधर से 1 साल की सज़ा है और उसमें उसने 1/3 दिन जेल में बिता दिए हैं तो उसको लीव मिल जाएगी। ऐसे कुछ नियम कानून है, मतलब हर राज्य में अलग अलग है। तो राइटर का कहना है ये अलग अलग ना होकर के पूरे देश भर में एक से होना चाहिए। अब चूंकि ये सब्जेक्ट कहाँ का है, ये सब्जेक्ट है राज्य सरकारों का, राज्य सरकार इसके ऊपर कानून बना सकती है, इसलिए हम देखते हैं कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप से नियम कानून बनाए गए हैं। एक पीटीआई की न्यूज़ हम देखेंगे एफसीआरए कानून से रिलेटेड। एफसीआरए कानून मतलब कि जैसे कोई जो एनजीओ है और वो रजिस्टर्ड है भारत में। भारत में यदि रजिस्टर्ड है, आपका रजिस्ट्रेशन है, अब आप चाहते हैं कि हम फॉरेन से कंट्रीब्यूशन लें, फॉरेन से चंदा लें, तो इसके लिए आपको एफसीआरए का लाइसेंस प्राप्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके आप बाहर से चंदा ले सकते हैं, नहीं तो आप बाहर से चंदा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए सरकार एफसीआरए कानून में बहुत सारे संशोधन करी थी। जैसे कि दिल्ली का जो मेन ब्रांच है वहाँ पर आपका अकाउंट होना चाहिए, उसी में आपका लेन देन होना चाहिए। तो कोई एनजीओ जो एकदम केरल में या फिर तमिलनाडु में है, कन्याकुमारी में है, तो उसको जाना पड़ेगा दिल्ली और वहाँ जा कर के उसको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, तब जा कर के ये होने वाला। दूसरी बात ये है, इसकी डेडलाइन है, इसका जो लाइसेंस है उसको रिन्यू किया जाता है हर 5 साल या 10 साल में, और उसकी भी पार्टिकुलरली टाइम पीरियड लिमिटेड टाइम पीरियड रहता है कि आपको इस पीरियड के बीच में आपको करवाना है, ये लास्ट डेट है, नहीं तो आपका जो लाइसेंस है रद्द हो जाएगा। एफसीआरए कानून के अंतर्गत सरकार ने कुछ ऑर्गेनाइजेशन को छूट दिया है, जैसे कि यूएन से यदि आपको पैसा मिल रहा है तो आपको एफसीआरए कानून के अंतर्गत नियम कानून का पालना नहीं करना पड़ेगा। 117 द नंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस बॉडी एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है किसमें, इंडियन एंटिटीज़ में। इनको कवर नहीं किया जाएगा अंडर द स्ट्रिंजेंट फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में, ऐसा कहना है यूनियन होम मिनिस्ट्री का। इंडियन ऑर्गेनाइजेशन रिसीविंग फॉरेन फंड शुड